नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। आपको बताएंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबरें कौन सी हैं, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। बजट पश्चात एमएसएमई क्षेत्र पर वेबिनार को प्रधानमंत्री ने किया संबोधित। कहा, हमने आत्मनिर्भर भारत के विजन को बढ़ाया आगे। आज दुनिया का हर देश भारत के साथ अपनी आर्थिक साझेदारी को करना चाहता है मजबूत। औरंगजेब का गुणगान कर विवादों में फंसे अबू आसमी। सड़क से लेकर सदन तक मचा हंगामा। सफाई देते हुए सपा नेता ने अपना बयान लिया वापस। भाजपा हमलावर। पंजाब में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसानों और मुख्यमंत्री भगवंत मान के बीच बढ़ी तनातनी। भगवंत मान ने कहा, पंजाब बनता जा रहा है धरना राज्य। मेरी नरम दिली को यह मत समझाइए कि मैं कार्रवाई नहीं करता। सरपंच हत्या मामले में एनसीपी अजीत पवार गुट के विधायक और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री धनंजय मुंडे ने दिया इस्तीफा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया स्वीकार। कार्रवाई के लिए राज्यपाल को भेजा। और चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में भारत के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की खराब शुरुआत। ट्रेविस हेड और कॉनॉल के रूप में लगे शुरुआती झटके। और आइए सीधा रुख कर लेते हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा का, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधन दे रहे हैं। देश के अंदर अलग अलग तबके ने महाकुंभ के बारे में, क्योंकि ये बजट की सामान्य चर्चा है, इसलिए महाकुंभ के आर्थिक पक्ष के बारे में अगर हम चर्चा न करें तो विरासत को विकास के साथ जोड़ने में हो सकता है कि आप लोगों को भी कुछ कंफ्यूजन और ज्यादा हो। इसलिए उस विरासत को जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2019 में काशी विश्वनाथ धाम से प्रारंभ किया था, 2020 में अयोध्या में से राम जन्मभूमि पर राम मंदिर के शिलान्यास के बाद आगे बढ़ा, प्रयागराज महाकुंभ उसका एक चरम उत्कर्ष रूप के रूप में देश और दुनिया के सामने आया है। और उसी विरासत की आर्थिकी क्या हो सकती है, वह विरासत विकास के साथ साथ आस्था को आर्थिकी के साथ कैसे जोड़ सकता है, इसके कुछ उदाहरण भी हैं, जिसमें कैट ने स्वयं इस बारे में कहा है कि महाकुंभ में लगभग 3 लाख करोड़ यानी 360 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का व्यापार हुआ है, यानी इससे लेन देन हुआ है। ये प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सहभागी बनेगा। महाकुंभ 2025 प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 3.5 लाख करोड़ का लाभ इससे मिलने का अनुमान है और प्रयागराज और आसपास के जनपदों को इसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ प्राप्त हुआ है। महोदय, इसमें भारत के जो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं बी अनंत नागेश्वरन, उन्होंने इस बात को कहा है कि महाकुंभ मेले के कारण उपभोग खर्च में तेज बढ़ोतरी की उम्मीद हुई। इससे भारत को चालू वित्त वर्ष में 6.5% की विकास की दर हासिल करने में मदद मिलेगी। और इस मामले में जो विभिन्न अन्य क्षेत्रों में जो विभिन्न प्रकार के अनुमान लगाए गए, विभिन्न आर्थिक विशेषज्ञों ने कि किस किस सेक्टर में कितना अधिक उससे आर्थिक लाभ हुआ है या उससे आने की संभावना है। होटल उद्योग में 40,000 करोड़ का, खाने पीने अन्य दैनिक उपयोग में प्रयोग होने वाली वस्तुओं में 33,000 करोड़ का, परिवहन में 1.5 लाख करोड़ का, पूजन सामग्री में 20,000 करोड़ का, दान आदि में 660 करोड़ का, टोल टैक्सेस में 300 करोड़ का और अन्य में लगभग 66,000 करोड़ का, कुल 3,960 करोड़ रुपए का अधिक का इससे आर्थिक समृद्धि इसके माध्यम से प्रदेश को प्राप्त होने वाला है। और इसके माध्यम से ये चीजें हम सबको प्राप्त हुई हैं। और खासतौर पर जो मैंने पहले भी कहा कि
5 नए आस्था के नए कॉरिडोर प्रयागराज महाकुंभ ने बनाए हैं और उसका लाभ पूरे प्रदेश में मिला, लेकिन इन 5 कॉरिडोर में विशेष रूप से हमें देखने को मिला था प्रयागराज से मां विंध्यवासिनी धाम और काशी के लिए एक, प्रयागराज से अयोध्या और गोरखपुर का 2, प्रयागराज से श्रृंगवेरपुर, लखनऊ और आपके नेमिष सारण्य का एक 3रा कॉरिडोर, प्रयागराज से लालापुर, राजापुर और चित्रकूट का एक 4था और प्रयागराज से जो हम 5वां आस्था के कॉरिडोर को बनाने की व्यवस्था कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने देखा कि देश भर के श्रद्धालु आने के इच्छुक थे, दिखाई दे रहे थे और पिछले 1.5 महीनों में उनकी उपस्थिति उन सभी क्षेत्रों में थी। तो अब प्रयागराज से होते हुए वृंदावन, मथुरा वृंदावन और सुख तीर्थ में ये उपस्थिति वहां देखने को मिली। एक छोटा सा उदाहरण पर्याप्त है, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिसमें प्रयागराज का है और वह समाजवादी पार्टी इसमें ज्यादा चर्चा कर रही थी कि नाविकों का शोषण हो रहा है, नाविकों को देखभाल नहीं की जा रही है। मैं एक नाविक तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बता रहे थे कि महाकुंभ से किस तरह का लाभ मिला। अब आइए सीधा रुख कर लेते हैं बिहार विधानसभा का भी, जहां नीतीश कुमार अपना संबोधन दे रहे हैं। चाहिए तो 2023 में 2 चरणों में 2,17,272 नए सरकारी शिक्षकों की हमने बहाली की और इसके बाद इसमें वो जो नियोजित शिक्षक थी वो भी बहुत लोग उसमें हुआ, उसमें 28 लोग पास किया था। लेकिन बाद में हमने कहा कि आप लोगों को कोई जरूरत नहीं बड़ी परीक्षा में जाने का, इसीलिए हमने तय किया कि अब वो अगर सरकारी शिक्षक में आएंगे तो उनको अलग से एक छोटी सी परीक्षा में करेंगे। और आप जानते हैं हमने 5 राउंड तय किया, तब 2 राउंड में आप समझ लीजिए कि कुल मिलाकर के 2,53,961 नियोजित शिक्षक। अरे अभी मेरे साथ थे तो कहां कोई बात था? आप लोगों का कोई काम था? जो काम था मेरा था या आपका काम था? अरे जब गड़बड़ किए तो एक बार लिए थे हरा दिया और दूसरी बार भी गड़बड़ किया, दूसरी बार भी हरा दिया और अब कहीं से नहीं, इधर उधर नहीं, हम लोग एक साथ मिलकर काम किए, हम लोग सब के लिए साथ रहेंगे। अब कुछ नहीं है, कौन काम किया था ये लोग? बैठ, फालतू बात है। इसीलिए हम लोगों ने उनको भी आप समझ लीजिए कि 2,53,961 नियोजित शिक्षकों को भी बहाली हो गई है। अब 8,000 मैंने थोड़ा सा बचा हुआ है, अब 2 परीक्षा है, 3 परीक्षा है। हम लोगों ने कहा कि भाई देखो बहुत मामूली सी परीक्षा में, तो आप जानते हैं इतना बड़ा सरकारी शिक्षक ये सब के सब बहाल हो गए हैं। अब उसके बाद हमने तो शिक्षा की बात की, अब स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काफी काम हुआ है, स्वास्थ्य के बारे में भी काफी काम हुआ। पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी, स्वास्थ्य की स्थिति कितनी खराब थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए आप जरा सोचिए ना क्या हालत था पहले। आप जरा जानते हैं जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र था, जो मेरे पास इसके बारे में पूरा डिटेल हमने जो करेक्ट किया है, उसके हिसाब से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए प्रति माह 29 मरीज होते थे, यानी एक दिन में 1 या एक दिन में 2 यही लोग आता था। और उसके बाद हम लोगों ने जो इतना काम किया उसमें 2006 से अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था कर दी। और अब स्थिति यही है कि अब सब लोग हर महीने
औसतन 11,000 लोग वहां शामिल होते हैं। आप जरा देख लीजिए, इतनी स्थिति अच्छी हुई है। और राज्य में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के लिए काफी काम किया गया है। कितना काम किया गया? पूरा काम किया गया है। तो पहले क्या था? 6 सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल पहले थे। अब उसी में हम लोगों ने, अब पहले से, अरे तुम्हारे पिता को हम ही बनाए थे, वो जब आए थे। नीतीश कुमार जो कि बता रहे थे किस तरीके से प्रदेश में अलग अलग क्षेत्रों में काम किए गए हैं। शिक्षा क्षेत्र की बात की जाए या स्वास्थ्य क्षेत्र की बात की जाए, पहले की स्थिति किस तरह की स्थिति थी और अब लगातार बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं जो हैं, या शिक्षा की बात की जाए, जो नए शिक्षक भर्ती की गई हैं, उसके उन्होंने यहाँ पे तमाम उदाहरण दिए जिससे प्रदेश में जो विकास है वो नज़र आ सके। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोस्ट बजट वेबिनार में वो शामिल हुए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये वेबिनार एमएसएमई, निवेश और व्यापार सुगमता सुधार पर केंद्रित रहा। इस दौरान नीति कार्यान्वयन, निवेश सुविधा और प्रौद्योगिकी अपनाने पर प्रधानमंत्री ने जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते 10 साल में निरंतरता किए गए सुधारों का असर देश के मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र और निर्यात पर स्पष्ट रूप से दिखाई दिया है। आसान ऋण की सुविधा और कंप्लायंसेस के कम होने से देश में कारोबार और रोजगार का वातावरण तैयार हुआ है। आज 14 सेक्टर्स को हमारी पीएलआई स्कीम का फायदा मिल रहा है। इस योजना के तहत 750 से ज्यादा यूनिट्स को मंजूरी दी गई है। इससे 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट आया है। 13 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रोडक्शन हुआ है और 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का एक्सपोर्ट हुआ है। ये दिखाता है कि अगर हमारे एंटरप्रेन्योर्स, अगर उनको अवसर मिले तो वो हर नए क्षेत्रों में भी आगे बढ़ सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए हमने 2 मिशन शुरू करने का फैसला किया है। हम बेहतर टेक्नोलॉजी और क्वालिटी प्रोडक्ट्स पर फोकस कर रहे हैं और लागत कम करने के लिए स्किलिंग पर जोर दे रहे हैं। मैं चाहूंगा कि यहां मौजूद सभी स्टेक होल्डर्स ऐसे नए प्रोडक्ट्स की पहचान करें जिनकी वर्ल्ड में डिमांड है, जिनकी मैन्युफैक्चरिंग हम कर सकते हैं। साथ ही बजट में किए गए परिवर्तनकारी उपायों का प्रभावी तरीके से कार्यान्वयन सुनिश्चित किए जाने पर भी प्रधानमंत्री ने जोर दिया। उन्होंने कहा कि रिसर्च और इनोवेशन के जरिए ट्रेडिशनल क्राफ्ट मॉडर्न तकनीक से मिल जाए तो देश ग्लोबल चैंपियन बन सकता है। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि अस्थिरता से गुजरती दुनिया में भारत ग्रोथ सेंटर बना हुआ है। आज दुनिया राजनीतिक अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है। पूरी दुनिया भारत को एक ग्रोथ सेंटर के तौर पर देख रही है। कोविड संकट के दौरान जब ग्लोबल इकोनॉमी में मंदी आई, तब भारत ने ग्लोबल ग्रोथ को रफ्तार दी। ये ऐसे ही नहीं हो गया। हमने आत्मनिर्भर भारत के विजन को आगे बढ़ाया और रिफॉर्म्स की अपनी गति को और तेज किया। हमारे प्रयासों से इकोनॉमी पर कोविड का प्रभाव कम हुआ। इससे भारत को तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनाने में मदद मिली। और आइए अब आगे बढ़ते हैं। खबरों में आपको बता दें, इलाहाबाद हाईकोर्ट की सिंगल बेंच में संभल स्थित शाही जामा मस्जिद की रंगाई पुताई की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान हाईकोर्ट ने अपने आदेश में संभल मस्जिद की जगह विवादित ढांचा लिखा। हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन शुरू से ही अपनी याचिका में संभल की जामा मस्जिद को विवादित ढांचा बताते आए हैं। दरअसल हाल ही में हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर संभल की शाही जामा मस्जिद की रंगाई पुताई कराने की अनुमति मांगी गई थी। कोर्ट ने इस मामले में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की रिपोर्ट को संज्ञान में लेते हुए मस्जिद की केवल सफाई की अनुमति दी थी।
लेकिन नगाई पुताई पर रोक लगा दी थी। एएसआई ने संभल स्थित जामा मस्जिद में किए गए विभिन्न संशोधनों और हस्तक्षेपों को लेकर हलफनामा दाखिल किया था, जिसमें कहा गया कि जामा मस्जिद को 1920 में एक संरक्षित स्मारक घोषित किया गया था, लेकिन इसके बाद से स्मारक में कई बदलाव किए गए। एएसआई को नियमित निरीक्षण करने के लिए भी मस्जिद में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। और वहीं सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि किसी को मियां तियां या पाकिस्तानी कहना भले ही गलत हो, लेकिन धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने जैसा अपराध नहीं है। जस्टिस पीवी रत्ना और सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने एक सरकारी कर्मचारी को पाकिस्तानी कहने के आरोपी व्यक्ति के खिलाफ मामला बंद करते हुए टिप्पणी की। इस मामले में शिकायत एक उर्दू अनुवादक और एक कार्यवाहक क्लर्क ने दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता के मुताबिक जब वह सूचना के अधिकार यानी आरटीआई के आवेदन के बारे में जानकारी देने के लिए आरोपी से मिलने गया तो आरोपी ने उनके धर्म का हवाला लेकर उसके साथ दुर्व्यवहार किया। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को विभिन्न धाराओं के तहत आरोप मुक्त करते हुए कहा कि इस मामले में आरोपी ने कोई बल का इस्तेमाल नहीं किया, लिहाजा उसके खिलाफ आईपीसी 353 के तहत मामला नहीं बनता। आरोपी ने कोई ऐसी हरकत नहीं की जिसके चलते शांति भंग की आशंका हो, इसलिए उस पर आईपीसी की 504 धारा के तहत केस नहीं बनता है। हालांकि अदालत ने कहा कि आरोपी ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया वो घटिया हैं। गंभीर अपराध के मामले में दोषी ठहराए गए लोगों को चुनाव लड़ने के लिए आजीवन प्रतिबंधित करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से 2 हफ्ते में जवाब दायर करने को कहा है। इस मामले में चुनाव आयोग ने अभी तक जवाब दायर नहीं किया। वहीं केंद्र सरकार ने अपने जवाब में कहा था कि 6 साल के लिए अयोग्य घोषित करने का मौजूदा प्रावधान पर्याप्त है। आजीवन प्रतिबंध जरूरत से ज़्यादा कड़ी सज़ा होगी। केंद्र सरकार ने यह भी कहा था कि मामला पूरी तरह संसद के अधिकार के दायरे में आता है और कोर्ट को आजीवन प्रतिबंध की मांग को अस्वीकार कर देना चाहिए। इस मामले पर अगली सुनवाई 2 हफ्ते बाद होगी। और फिलहाल बुलेटिन में हम यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। डीडी न्यूज़ पर आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, सपा नेता अबू आसिम आज़मी मुगल सम्राट औरंगजेब की प्रशंसा कर मुश्किलों में घिर गए हैं। उनके बयान की हर तरफ निंदा हो रही है और सियासत का बाजार भी गर्म है। अपनी विवादास्पद टिप्पणी के बाद अबू आज़मी कानून जांच के घेरे में आ गए हैं। आज़मी ने औरंगजेब को एक कुशल प्रशासक बताते हुए कहा था कि औरंगजेब ने कई मंदिर बनवाए। शिवसेना सांसद नरेश महास्के ने ठाणे के वाकले एस्टेट पुलिस स्टेशन में आज़मी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 299, 302, 356(1) और 356(2) के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई। अबू आज़मी पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप भी लगाया गया है और देशद्रोह का मामला दर्ज करने की मांग की गई। शिवसेना शिंदे गुट के आज़मी के खिलाफ कई पुलिस शिकायतें दर्ज की हैं, जिनमें से एक मुंबई के मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में भी दर्ज की गई है। वहीं अबू आज़मी की विवादित टिप्पणियों पर विभिन्न राजनीतिक हस्तियों ने कड़ी प्रतिक्रियाएं दी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी आज़मी की टिप्पणी की निंदा की और इसे राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान बताया। वहीं बीजेपी नेता प्रदीप भंडारी ने अबू आज़मी पर निशाना साधा। ये अबू आज़मी, इन्होंने माफी मांगनी चाहिए, या हमारे मुख्यमंत्री उन्होंने भी बहुत ही गंभीरता से उनकी बात को लिया है। और निश्चित रूप से ऐसे अबू आज़मी को जिन्होंने देशभक्त का अपमान किया है, शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, ये हमारे राष्ट्र पुरुष थे, ये राष्ट्र पुरुषों का अपमान है, इसलिए उनके ऊपर देशद्रोह का गुना दाखिल करना चाहिए। देखिए, हर इंडी अलायंस का नेता अबू आज़मी हो, वो इंस्पायर होते हैं अखिलेश यादव से। राहुल गांधी, अखिलेश यादव और ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, ये सब इंडी अलायंस के लोग इंस्पायर होते हैं हिंदुओं के हत्यारे और भारत की संस्कृति के हत्यारे औरंगजेब से। इसीलिए ये लोग महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहते हैं, इसीलिए ये सनातन को डेंगू, मलेरिया, एड्स कहते हैं।
औरंगजेब को हिंदू त्योहारों से नफरत थी। अखिलेश यादव और ममता बनर्जी ने महाकुंभ पर सवाल उठाए और ममता बनर्जी तो महाकुंभ को मृत्यु कुंभ तक कह दी। समाजवादी पार्टी के कई नेताओं ने कहा कि महाकुंभ में डुबकी लगाने से बीमारियां हो जाती है। औरंगजेब हिंदुओं के खिलाफ षड्यंत्र करता था और हिंदुओं की हत्या कराता था। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी की औरंगजेब पर टिप्पणी के बाद सत्तापक्ष विधायकों में आक्रोश फैल गया। महाराष्ट्र विधानसभा में तीखी नोकझोंक के बाद सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित की गई। इससे पहले आजमी की टिप्पणी से सत्तापक्ष विधायकों में आक्रोश देखा गया, जिसके कारण कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न हुआ और इस दौरान सदन की कार्यवाही 3 बार कुछ मिनटों के लिए स्थगित करनी पड़ी। अंततः दिन भर के लिए विधानसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। वहीं से पहले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने सदन में कहा कि औरंगजेब एक हत्यारा था और सपा नेता की ये टिप्पणी बेहद निंदनीय है। संभाजी महाराजांच्या मारेकऱ्याचं म्हणजे औरंगजेबाचं या ठिकाणी अबू आझमीने गायलं। खरं म्हणजे अबू आझमीचा निषेध करायला पाहिजे। अबू आझमीचा धिक्कार करतो। अबू आझमी या ठिकाणी धिक्कार करत असताना या ठिकाणी औरंगजेब को लेकर विवादित बयान पर घेरे में आए महाराष्ट्र के समाजवादी पार्टी नेता अबू आजमी अपने बयान से अब पीछे हटते नजर आ रहे हैं। सपा नेता ने अब अपने विवादास्पद बयान से पीछे हटने की घोषणा की है। आजमी ने कहा कि अगर उनके बयान से किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो वह अपना बयान वापस लेते हैं। हिस्टोरियन की लिखी हुई किताब इनके स्टेटमेंट के ऊपर मैंने जो औरंगजेब की तारीफ किया, मैंने कभी अपने किसी महापुरुष चाहे संभाजी महाराज हो, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, उनके बारे में कोई एक लफ्ज़ गलत नहीं बोला है। लेकिन अगर इन चीज़ों से किसी को वो लगता है कि इसको तोड़ मरोड़ के पेश करके किसी को लगता है कि मैंने गलत बोला है, तो भाई मैं अपने पूरे स्टेटमेंट को वापस लेता हूँ। बात करते हैं पंजाब की, जहां अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसानों और मुख्यमंत्री भगवंत मान के बीच तनातनी बढ़ चुकी है। किसानों और मुख्यमंत्री भगवंत मान के बीच सोमवार को हुई बैठक के दौरान तीखी बहस हुई। इसके बाद मुख्यमंत्री संयुक्त किसान मोर्चा नेताओं के साथ बैठक बीच में ही छोड़कर बाहर चले गए। पंजाब सरकार की ओर से बुलाई गई बैठक का मकसद एसकेएम से जुड़े किसान संघों के साथ मुद्दों को सुलझाना और उन्हें 5 मार्च को होने वाले अपने निर्धारित विरोध प्रदर्शन को रद्द करने के लिए राजी करना था। लेकिन सरकार के मुखिया ही बैठक को छोड़कर चले गए। यही नहीं, राज्य भर में देर रात किसानों के घरों पर पुलिस ने दबिश दी और कई किसानों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। इस मसले पर किसान नेता बलवीर सिंह राजवाल ने बताया है कि कई बड़े नेताओं के साथ किसानों के मुद्दों को लेकर मीटिंग की है, पर ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई मुख्यमंत्री गुस्से में तमतमाकर मीटिंग छोड़कर ही चला जाए। वहीं किसान नेताओं के साथ बैठक पर मुख्यमंत्री भगवंत मान दूसरी ही बात कहते नजर आए। किसान नेताओं पर भड़के पंजाब के सीएम ने कहा कि हर दिन रेल रोको, सड़क रोको, विरोध प्रदर्शन से पंजाब को काफ़ी नुकसान हो रहा है, जिससे राज्य को बड़ा आर्थिक नुकसान हो रहा है और अब पंजाब धरना का राज्य बनता जा रहा है। सीएम ने कहा कि उनके नरम दिली को हल्के में न लिया जाए। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और प्रहलाद जोशी ने टाटा मोटर्स द्वारा बनाई गई भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रक के ट्रायल को आज दिल्ली में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। फिलहाल भारत में प्रतिवर्ष 22 लाख करोड़ फॉसिल फ्यूल उपयोग होता है, जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा होने के साथ साथ यह प्रदूषण को भी काफ़ी बढ़ाता है। हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ियों के निर्माण से न सिर्फ हमारी निर्भरता फॉसिल फ्यूल पर घटेगी, बल्कि इससे प्रदूषण से भी निजात मिलेगी और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा मिलेगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा में आज की कार्रवाई शुरू होने से पहले अध्यक्ष सतीश महाना ने कड़ी नाराजगी जताई। दरअसल विधानसभा भवन में किसी विधायक ने पान मसाला खाकर थूक दिया था। इस पर सदन की गरिमा और स्वच्छता बनाए रखने के संकल्प को दोहराते हुए विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने इस पर अनुशासनहीनता पर गहरी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने तत्काल वहां के सफाई जो कर्मचारी हैं उनसे सफाई करवाई और इस व्यवहार की भर्त्सना की। अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि इस अनुशासनहीनता कृत्य का वीडियो उपलब्ध है, परंतु किसी सदस्य को सार्वजनिक रूप से अपमानित करना उनका उद्देश्य नहीं है। अध्यक्ष ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जिसने यह कार्य किया है
वह स्वयं आगे आकर स्वीकार करें, अन्यथा उन्हें बुलाना पड़ेगा। उन्होंने सदन में पुनः इस विषय पर जोर देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा प्रदेश के 25 करोड़ नागरिकों का सम्मान और उनकी आस्था का प्रतीक है। इसकी स्वच्छता और मर्यादा बनाए रखना हम सभी के लिए सामूहिक जिम्मेदारी है। सेबी की पूर्व अध्यक्ष माधवी पुरी पुच को बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत मिली। बॉम्बे हाईकोर्ट ने शेयर बाजार धोखाधड़ी में पूर्व सेबी चेयरपर्सन माधवी पुरी पुच और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की विशेष अदालत के आदेश पर रोक लगा दी, जो अगली सुनवाई तक जारी रहेगी। यानी अब अगले 4 हफ्ते तक सुनवाई होने से पहले कोई भी एफआईआर नहीं हो सकेगी। मुंबई की एसीबी अदालत ने पूर्व सेबी प्रमुख माधवी पुरी पुच और 5 अन्य के खिलाफ कथित शेयर बाजार धोखाधड़ी और नियामक उल्लंघनों के आरोप में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। इस आदेश को चुनौती देने के लिए बुच समेत अन्य लोगों ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जिस पर आज सुनवाई हुई। आकाशीय क्षेत्र की निगरानी और प्रबंधन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जरूरत अब और ज़्यादा बढ़ गई है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए नई दिल्ली के वायुसेना ऑडिटोरियम में 16वां जंबो मजूमदार अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया गया। यह सेमिनार सेंटर फॉर एयर पावर स्टडीज़ ने आयोजित किया था और इसका विषय एरोस्पेस पावर की बदलती रणनीतियाँ था। इसका उद्घाटन वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने किया। इस कार्यक्रम का मकसद रक्षा से जुड़े अलग अलग क्षेत्रों के लोगों को एक साथ लाना और भविष्य की सुरक्षा रणनीतियों पर चर्चा करना था। सेमिनार में AI से जुड़े कई अहम मुद्दों और हवाई क्षेत्र की निगरानी, साइबर और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध, अंतरिक्ष आधारित रक्षा प्रणाली और नए लड़ाकू विमान पर चर्चा हुई। साथ ही इस मौके पर एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने 3 किताबों का विमोचन भी किया। The management of airspace, along with the unmanned vehicles, low-flying helicopters, and so on in urban areas, is going to be a big challenge. It is going to be a little beyond normal human capabilities to organize this airspace in urban areas during peacetime. Here is where AI-based technologies need to come in quickly to carry out airspace management. तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए DD न्यूज़।